कानपुर, एक बस्लिंग शहर, अपनी औद्योगिक पहचान और गंगा के घाटों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर के शोर के नीचे कुछ कहानियां दबी हैं, ऐसी कहानियां जो सांसें रोक देती हैं। उन्हीं में से एक है काली घाट का रहस्य। ये घाट शहर के दूसरे प्रसिद्ध घाटों से अलग है। यहाँ कम लोग आते हैं और सूरज ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा इसे अपनी आगोश में ले लेता है। इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगती हैं। मेरी कहानी शुरू होती है अंकित से। अंकित एक युवा जुनूनी इतिहासकार था जो प्राचीन तांत्रिक विद्याओं और अनसुलझे रहस्यों में गहरी रुचि रखता था। उसने अपनी पुरानी बाइक उठाई और कानपुर आ पहुंचा, क्योंकि उसे काली घाट के पास एक पुरानी जर्जर हवेली के बारे में पता चला था जो दशकों से खाली पड़ी थी। स्थानीय लोग उसे अघोरी हवेली कहते थे, क्योंकि माना जाता था कि यहाँ कभी एक रहस्यमयी अघोरी परिवार रहता था जो काला जादू करता था। हवेली तक पहुँचते ही अंकित को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसकी विशाल काली दीवारें काई से ढकी थीं और खिड़कियों के टूटे शीशे खाली आंखों की तरह लग रहे थे। हवेली के सामने एक जंग लगा विशाल गेट था जो अपनी जगह से खिसक कर हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे न्योता देने के लिए खोल रखा हो। क्रीच की एक धीमी घिसी हुई आवाज आई जब हवा का एक ठंडा झोंका गेट से टकराया और गेट और खुल गया। अंकित ने बिना देर किए हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर कदम रखते ही धूल और सड़ी हुई नमी की गंध ने उसका स्वागत किया। हॉल इतना विशाल था कि उसकी आवाजें गूंजती थीं। हर कोने में अंधेरा पसरा था और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। यहाँ वहाँ टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे जिन पर मोटी धूल की परत थी। पहले कुछ दिन अंकित ने हवेली की ऊपरी मंजिलों और कमरों की छानबीन की। उसे पुरानी किताबें, अजीबोगरीब आकृतियां और कुछ ऐसे बर्तन मिले जो किसी सामान्य घर में नहीं होते। पर उसे कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे काली घाट के रहस्य का सीधा संबंध हो। रातें गुजारना मुश्किल था। हर रात अंकित को लगता था जैसे हवेली में वो अकेला नहीं है। कभी छत से पैर घसीटने की आवाज आती, घिसर घिसर, कभी दरवाजे के पास से किसी के धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, शश। पर जब वो टॉर्च जलाकर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। एक रात जब अमावस्या की काली रात थी और हवा बहुत तेजी से चल रही थी, अंकित अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई हवा नहीं बल्कि कोई चीज उसके पास से गुजरी हो और एक तेज, मीठी पर घुटन भरी गुलाब की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वो जानता था कि इस हवेली में कहीं भी गुलाब नहीं थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च उठाई और हॉल में आया। तभी उसने देखा कि हॉल के बीच में रखा एक भारी लकड़ी का मेज जो बरसों से हिला नहीं था, हल्का सा खिसका हुआ है। मेज के नीचे उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। जमीन में एक गोलाकार लकड़ी का ढक्कन जो जमीन के स्तर से थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। अंकित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके मेज को खिसकाया और ढक्कन को उठाने की कोशिश की। ढक्कन भारी था और जैसे ही वो उठा, अंदर से सड़ी हुई मिट्टी और कुछ अजीब सी मीठी गंध बाहर आई। नीचे एक अंधेरी, घुमावदार सीढ़ी थी जो पाताल में जा रही थी। उस किताब में, जिसे अंकित ने पहले ही हवेली से ढूंढा था, काली घाट के नीचे एक गुप्त अनुष्ठान स्थल का जिक्र था। किताब में चेतावनी दी गई थी कि उस जगह को कभी डिस्टर्ब न करें, क्योंकि वहां अधूरी आत्माएं कैद हैं जो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। लेकिन अंकित की उत्सुकता ने उसके डर पर काबू पा लिया। उसने टॉर्च ली और सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां गीली और फिसलन भरी थीं। हर कदम के साथ थप 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 की आवाज गूंजती, जो उसकी अपनी आवाज थी पर किसी और के कदमों की तरह लग रही थी। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया,
तापमान गिरता गया और हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगी। दीवारों पर भयानक आकृतियां खुदी थीं, डरावने चेहरे, कंकाल और ऐसी भाषा में कुछ लिखा था जिसे वो नहीं समझता था। आखिरकार सीढ़ियां खत्म हुईं और वो एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीच में एक काली पत्थर की वेदी थी और उसके चारों ओर सूखी हुई हड्डियां, जली हुई मोमबत्तियां और कुछ सूखे फूल बिखरे पड़े थे। वेदी के ऊपर छत से एक लोहे की जंजीर लटकी थी, जिसके सिरे पर एक जंग लगा हुक था। अंकित को एक भयानक एहसास हुआ, यह किसी बलि का स्थान था। तभी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और पूरी तरह से बुझ गई। पूरा कक्ष घने अंधेरे में डूब गया। अंकित ने तुरंत अपनी जेब से माचिस निकाली और एक मोमबत्ती जलाई जो वो अपने साथ लाया था। मोमबत्ती की लौ अंधेरे में कांप रही थी, जैसे डर रही हो। अंधेरे में अंकित को आसपास बहुत सारी सांसों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई अदृश्य भीड़ उसके चारों ओर खड़ी हो। और फिर उसने सुना बहुत सारी पतली, धीमी फुसफुसाहटें जो उसके नाम को पुकार रही थी। अंकित, अंकित। अंकित ने घबराकर मोमबत्ती की लौ को ऊंचा किया और तभी उसे वेदी के पीछे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वो एक छोटी लड़की की थी, जिसके बाल बिखरे थे और उसकी आंखें तेज लाल रंग की थीं। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ हवा में उठे हुए थे, जैसे उसे अपनी तरफ खींचना चाहती हो। अंकित की रूह तक कांप गई। उसे लगा ये राधा की आत्मा है, वही राधा जिसकी मौत इस हवेली में हुई थी और जिसे यहाँ बलि दिया गया था। वो चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। परछाई उसके बेहद करीब आ गई। अंकित ने महसूस किया एक ठंडा, छोटा हाथ उसके चेहरे पर आया और उसकी गाल पर तेज नाखून गड़े। दर्द से ज्यादा डर भयानक था। उसके हाथ से मोमबत्ती छूट गई और वो अंधेरे में ही पीछे की तरफ भागा। उसे नहीं पता था कि वो कैसे सीढ़ियां चढ़ा, कैसे बाहर निकला। बस उसे याद है वो हवेली से बाहर निकलकर उस भयानक काली घाट के रास्ते से भागता चला गया। जब सुबह हुई तो लोगों ने उसे शहर के बाहरी इलाके में सड़क के किनारे बेहोश पड़ा पाया। उसके चेहरे पर गहरा डर था और गाल पर 5 उंगलियों के निशान थे, जो इतने गहरे थे कि उनसे खून निकल रहा था। आज भी काली घाट पर शाम होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कभी कभी रात के गहरे अंधेरे में जो लोग उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करते हैं, उन्हें गंगा से आती हुई एक धीमी, दर्दनाक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। ऊ ऊ ऊ। और उसके साथ ही एक गुलाब की तेज खुशबू हवा में तैरती है, जो इस बात की निशानी है कि राधा की आत्मा अभी भी काली घाट और उस अघोरी हवेली के बीच भटक रही है और अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है।